ओम शांति। स्वागत है आप सभी का बाप दादा की मदद की मीठी यादें कार्यक्रम में। आज फिर एक बार हमारे बीच में इस यज्ञ के जो पिलर हैं, आधार हैं, आदरणीय बृजमोहन भाई साहब पहुँचे हैं एक और बाप दादा की मदद की मीठी याद लेकर के। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। मैं ये कहूँगी ये भी बाप दादा की मदद ही है जो आप इतना समय निकाल करके यज्ञ की वो बातें हमें बता रहे हैं जो आज हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो उस समय नहीं थे और आज हम उन चीज़ों को जान ही नहीं पाते यदि आपके द्वारा हमें ये जानने को नहीं मिलता तो। देखिए, बाबा ने कहा हुआ है, मैंने आप बच्चों की कितनी पालना की है, सब हमारे दिल में है। अब आपका काम है, जो बाबा के नए बच्चे आ रहे हैं उनको कुछ ना कुछ जो पालना आपने ली थी, जो बाबा ने आपसे करवाया था, आपको मदद की थी, उनको उसका रसास्वादन कराएं। इसलिए मैंने सोचा कि जो जो मेरी स्मृतियां हैं उसके आधार पर कुछ ना कुछ मैं, अभी बहुत से भाई बहन नए आए हैं तो उसको सुनाऊं। बहुत ही भाई साहब, आपने सच में इतनी शुभ भावना से आप हमारे सामने ये सब रखते हैं। और जैसे कि आपने कहा पालना देनी है सभी को, तो बाबा ने अपनी जगह जगह पे पालना के लिए अलग अलग सेवा केंद्र बनवाए हैं जो बाबा के घर हैं, जहाँ पे बाप दादा के वो रत्न रहते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं बाप दादा से, दादियों से, बड़ों से पालना ली है और वो अब आ रहे हैं जो बच्चे उनकी पालना कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में मुझे याद आता है, दिल्ली तो बहुत बड़ी है, अपने आप में बहुत बड़ा जोन है और उस दिल्ली का जो मेन गढ़ है, जो हम दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा वीआईपी एरिया मानते हैं, जहाँ पर साउथ एक्सटेंशन में सिरी फोर्ट का सेंटर बना हुआ है, तो उसके बारे में भी कभी कभी सुनने में आता है कि वो सेंटर भी कैसे बना, उसकी भी अपनी पूरी एक हिस्ट्री है। और विशेष बात यह है कि वो भी एक गवर्नमेंट लैंड पे बना है, डीडीए की लैंड एक्वायर की गई थी, वहाँ से डीडीए से मिलकर ली थी लैंड, वहाँ पे ये सेंटर बना। तो आखिर बाबा के उस सेंटर के लिए हमें डीडीए से लैंड क्यों लेनी पड़ी? क्या विशेष बात है उस सेंटर में? देखिए, वो जो सेंटर है ऐसी प्रेस्टिजियस जगह बना हुआ है कि हमारे दिल्ली के अभी भी जितने सेंटर हैं सबसे ज़्यादा पॉश एरिया, सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस एरिया वो है। तो पहली बात है कि बाबा सारे इंडिया में, सारे वर्ल्ड में बच्चों की मदद करता है, लेकिन वो उसी अनुसार करता है जिस अनुसार के बच्चे होते हैं। तो पहले तो मैं आपको सबको पता ही है, मैं रिवाइज कर दूं कि सिरी फोर्ट सेंटर को चलाने वाले कौन हैं। जो निमित वहाँ भाई बहन है, एक बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा, और एक इतना जॉइंट परिवार और कहीं नहीं है जो वो परिवार है। आप न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन को जानते हैं जी। न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन सारे अमेरिकाज को कंट्रोल करती है। मॉरिशस में चंद्रिका बहन थी, अब उसने शरीर छोड़ दिया, वो भी उसी परिवार की है जी। और उसके अलावा इंडिया में भी सारे जम्मू कश्मीर के जितने सेंटर थे, पठानकोट का सेंटर था, अब मुझे सारे याद नहीं है, एक बहुत बड़ा बिग ब्राह्मण फैमिली है, उसी में से उसको चलाने वाले सिरी फोर्ट सेंटर के हैं। एक दादा गोपाल थे, वो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे। उसकी न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन है। हाँ, दिल्ली में भी एक मालवीय नगर है, वहाँ भी उनके रिलेटिव उसको चलाते हैं, मतलब बहुत सारे सेंटर फैमिली चलाते। तो दादा गोपाल इस सेंटर के बीच थे। अच्छा, दादा गोपाल के साथ गीता बहन जी हैं, वो भी बहुत त्यागी बैरागी, अब तक भी वो हैं, और वो ओम शांति रिट्रीट सेंटर की भी डायरेक्टर हैं। बड़ी धारणा वाली बहन है जी। अच्छा, और पूरा परिवार, उनकी बेटी शांति बहन थी, वो भी सिरी फोर्ट सेंटर में रहती थी। शांति बहन और गीता बहन उसको चलाते थे। दादा गोपाल शरीर छोड़ गए थे। तो ये सेंटर जो था पहले भी न्यू दिल्ली में साउथ एक्सटेंशन में था, रिंग रोड पर, वो भी एक प्रेस्टिजियस जगह थी। अब वहाँ उन्होंने म्यूज़ियम बनाया था और मेन रोड पर बहुत अच्छा था, और वहाँ के स्टूडेंट भी उसी क्वालिटी के थे। एक डॉक्टर एल.एस. माथुर होते थे, बड़े बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के चीफ थे। वो भी उसके बहुत सारे थे,
क्योंकि हम स्टोरी दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, उसी परिवार की क्वालिटी के अनुसार बाबा ने उनको सिरी फोर्ट में जगह दी थी। और एक मेन रोड पर कभी नहीं मिला, एक वकील थे सुप्रीम कोर्ट के, उनका मकान था, उसमें वो सेंटर चलता था। किसी वजह से उन वकील साहब को, वो रिटायर हो गए या कुछ, उनको मकान चाहिए था, तो उन्होंने ब्रह्मा कुमारी को कहा हम अब इसको खाली करना पड़ेगा अब, और उन्होंने किराया लेना बंद कर दिया। अब जब मिले आप ले लेना, एक तरीका होता है, वकील बड़े होशियार होते हैं ना, अब किराया नहीं लेंगे तो जो टेनेंट है उसको निकालने का एंटाइटल बन जाता है, और वो हम समझते हैं कि हमें किराया नहीं देना पड़ रहा, हम जल्दी ढूंढेंगे, इस प्रकार के था। और वहाँ हमारा म्यूज़ियम सेटअप था, सब कुछ था। यही सोचा गया कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्योंकि वहाँ उस एरिया में अब किराए पर भी मकान मिलना मुश्किल था, ऐसा था जितनी मकान की कीमत होती थी उतना किराया हो गया था, इतना बढ़िया एरिया था वो। तो इसलिए सोचा गया कि दिल्ली गवर्नमेंट से, DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से कोई जगह ढूंढी जाए। अच्छा, अब दिल्ली उसमें DDA में मैं भी उसमें इन्वॉल्व था जगह ढूंढने में, तो मैं और शांति बहन जी वहाँ गए, उनसे पूछा कि भाई न्यू दिल्ली एरिया में कोई जगह है तो अब हम अप्लाई करें। उन्होंने कहा जी कि इस एरिया में तो 1 इंच भी जगह नहीं है, और साकेत एक दूसरा एरिया है, वो वहाँ से मेरा ख्याल 5 किलोमीटर है, वहाँ पर हम लोग जगह दे रहे हैं, वहाँ तक सब बुक हो गया। वहाँ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए हमने रखे हुए हैं, जैसे सनातन धर्म, गुरुद्वारा, आर्य समाज, चर्च, वहाँ आप अप्लाई करिए तो हम आपको दे देंगे। अब हमने सोचा कि साकेत में हमारे एस्टेब्लिश सेंटर है, कितने साल का एस्टेब्लिश्ड है, ये बात शायद 1988 की है। तो उस समय ये रह रहे थे, और जो पुराना सेंटर था बहुत बढ़िया था, और उसकी ओपनिंग डॉक्टर चन्ना रेड्डी ने की थी, मुझे अच्छी तरह याद आता है। तो इस तरह से था। अब उसने नोटिस दे दिया तो हमें ढूंढना पड़ा। DDA ने ये कहा कि जी हम आपको साकेत में या और कहीं एरिया में दे सकते हैं, इस एरिया में जगह नहीं है। अब प्रश्न ये था कि हमारा एस्टेब्लिश सेंटर, हर सेंटर के स्टूडेंट आसपास ही रहते हैं जी। तो वो इतनी दूर कहाँ जाएंगे। इसलिए हमने, किसी ने कहा कि DDA के पास लैंड होता है, वो बताते नहीं हैं, कोई ना कोई जगह उन्होंने रखी होती है किसी इम्पोर्टेंट पर्सन के लिए। तो हमने बहुत, जितने हमारे अच्छे स्टूडेंट्स थे स्टेटस वाले, उनसे चिट्ठी लिखवाई DDA के चेयरमैन को कि भाई हम तो यहाँ आते हैं, अब वहाँ हम कैसे जाएंगे। और उस चिट्ठी लिखने वालों में मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे शायद, MH बेग, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी, वो भी वहाँ कैजुअली आते थे, संपर्क में रहते थे वो भी। आते थे, संपर्क में थे। और अब जी क्या हुआ, सब कुछ लिखा, लेकिन DDA वाले तो टस से मस नहीं हुए। तो इसी सिलसिले में हम जूनियर स्टाफ से पूछने के लिए कि देखो हमें बताओ कोई जगह है, हम वहाँ DDA में मैं और शांति बहन गए थे। तो वहाँ पर एक लेडी थी अजीत कौर, उसी ऑफिस में आई। वो अजीत कौर एक प्रसिद्ध जो है वो पोएट थी, नॉवल लिखती थी आदि, कल्चरल मशहूर हस्ती थी। वो अपनी लैंड अलॉट करवाने के लिए आई थी, वहाँ अलॉटमेंट लेटर उसको मिलना था। तो जब उसने बहन जी को देखा तो पास आ गई, बहनों को देख, आप कैसे आए। तो बहन जी ने कहा ऐसे ऐसे आए हैं। कहती अच्छा मैं तो लैंड अलॉट करवा के जा रहे हो, आपको मैं बताऊंगी, मेरे घर आना। तो उसके बाद हम अजीत कौर जी के घर गए, तो उनका आर्टिस्ट घर था, छोटी छोटी कुर्सियाँ, मूढ़े वगैरह थे जैसे एक आर्टिस्ट। उन्होंने हमें बताया कि देखो ये DDA वाले बताते नहीं हैं, मैंने जो सिरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया है उसमें ये जगह अलॉट कराई है, और इसके एडजॉइनिंग भी खाली है, आप इसके लिए अप्लाई करो। तो उसने हमें भेज दिया। तो हमने फिर पर्टिकुलरली लिख के कि DDA सिरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया में हमें जगह अलॉट कराई जाए, और हमने बहुत सारे लोगों से फ़ोन भी कराए उसके बारे में। अच्छा, अब जो हमारी फ़ाइल थी ना, फाइल काफ़ी जगह जाती है किसी भी अलॉटमेंट की, तो हमारी फ़ाइल जो थी किसी ने ट्रेस करता रहता था कहाँ गई है कहाँ गई है, तो हमने उसमें लिख के दे दिया था। तो किसी ने बताया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गई है। उस वक़्त रमेश भंडारी थे,
वो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो दिल्ली में ना गवर्नर फुल फ्लेजेड नहीं होता क्योंकि इट इज़ नॉट ए स्टेट, तो वहाँ थे, उनका ऑफिस था। तो रमेश भंडारी भी संस्था को जानते थे, फेवरेबल थे। तो मैं उनके ऑफिस में गया और बहन जी को साथ जाती थी मेरे साथ। तो हम गए तो उनके सेक्रेटरी से हमने पूछा कि ऐसे ऐसे हमारी फ़ाइल आई है। उसने कहा जी अभी तक तो नहीं आई। तो हम वापस आ रहे थे तो अचानक नीचे उनके ऑफिस में जहाँ रजिस्ट्री होती है ना, डाक रिसीव होती है, मुझे ख्याल आया कि मैं क्यों ना वहाँ जाके पता करूँ। अच्छा, तो डाक रिसीव वाले डिपार्टमेंट में गया तो हमारी फ़ाइल वहाँ पड़ी थी। अच्छा, तो मुझे फिर अचानक एक और जैसे बाबा टच करता आया, इसके ऊपर तुम चीफ सेक्रेटरी से नोट लिखो, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से वो रिकमेंडेशन लिखाओ। तो वो हमारे संपर्क में थे वैसे सब उस समय पे चीफ नहीं, सेक्रेटरी? मुझे कुछ पता नहीं था। अच्छा। तो मुझे ये पता था कि चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस सामने ही है, इधर गवर्नर का बंगला है, राजभवन, और सामने चीफ सेक्रेटरी, तो थोड़ी दूर था। तो मैं और बहन जी पैदल ही वहाँ चले गए। तो वो थे मिस्टर RM अग्रवाल। तो मिस्टर RM अग्रवाल जो थे वो ब्रह्मा कुमारी को बहुत अच्छी तरह, दिल्ली में तो बाद में आए थे, शायद वो गोवा में थे, तो बहुत अच्छी तरह जानते थे, वहाँ भी कोई ऑफिशियल उनकी पोजीशन थी। तो वो चीफ सेक्रेटरी थे। तो बड़े खुश हुए, आइए बहन जी। हमने उनको दिखाया कि जी ऐसे ऐसे है और ये जगह तो है, लेकिन इसके ऊपर बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन चाहिए, आप करेंगे? तो उसने कहा मेरे पास छोड़ जाओ, मैं इसको भेजूँगा। तो उन्होंने उस फाइल पर इतना शानदार नोट बनाया, इतना शानदार नोट बनाया कि ब्रह्मा कुमारी की इतनी अच्छी एजुकेशन है, मेरे ख्याल में सारी दिल्ली गवर्नमेंट में ये लगनी चाहिए। इतना बढ़िया नोट मैंने नहीं देखा। बहुत ज़बरदस्त बना है। तो लैंड का भी था उसमें और बाकी सेवाओं का भी उसमें नहीं था? उसमें लैंड के लिए था, रिकमेंड तो उन्होंने नोट लैंड के लिए लिखा, उस फाइल पर लिख दिया, लेकिन उन्होंने जनरली बताया कि इनकी बहुत अच्छी सेवाएं हैं और ये तो फ्री भी करती हैं और इनकी सेवाएं हर एक स्कूल में होनी चाहिए, आदि आदि जितना वो लिख सकते थे। आई स्ट्रांगली रिकमेंड लिख के उन्होंने भेज दिया। और वो चीफ सेक्रेटरी थे, गवर्नर के पास चला गया, LG के पास, तो LG भी फेवरेबल थे, उनका PA भी जानता था, संपर्क में था। अब LG जी के पास फाइल गई, उन्होंने किसी और दिन हमें बुलाया और बोले देखो मैं इसको साइन कर देता हूँ। उसमें 1000 मीटर्स के प्लॉट थे श्री फोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया में, और हमने पहले 500 मीटर के लिए अप्लाई किया था क्योंकि कंस्ट्रक्ट करना न्यू दिल्ली में मकान। अच्छा, तो उसको हमने चेंज करके 1000 कर दिया था। बोले देखिए मैं और ऑल्सो जो LG था वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन था DDA का, यानी DDA का वो चेयरमैन था, जो हाईएस्ट अथॉरिटी। काम तो 22 चेयरमैन बाकी करते थे, पर एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भी थे वो। बोले देखो मैं DDA का चेयरमैन हूँ, लेकिन ये लोग बिना पैसा लिए कोई जगह अलॉट ही नहीं करते, मैं भी लिख दूंगा तो नहीं करते, ऐसा डिपार्टमेंट है ये। तो कहते मैं साइन कर देता हूँ, उन्होंने साइन कर दिया। तो फिर भाई साहब ये क्या थी, तो बहुत ही अलग सा मोड़ आ गया। इतने लोगों के रिकमेंडेशन के बाद यहाँ आकर के बात अटक जाना, जो कि हमारे ईश्वरीय नियम के बिल्कुल विरुद्ध है। नहीं, उन्होंने साइन कर दिया। अब था अलॉटमेंट का सवाल। अलॉटमेंट वो दिल्ली करते थे ना कि है नहीं, ये वो कागज़ तो उनके पास होते थे, कहाँ जगह है कहाँ नहीं, और वो किसी को बताते भी नहीं थे खास एरियाज़ में। ये तो बहुत ही बढ़िया एरिया था। आज भी हमारे जितने सेंटर हैं, कई सेंटर मेन रोड पर है, रजौरी का बड़े बड़े सेंटर है, लेकिन अगर उसमें सबसे पॉश एरिया तो वो श्री फोर्ट ही था। आज बिल्कुल सामने ऑडिटोरियम वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब जी हम गए DDA में, तो वही हुआ कि उन्होंने कहा जी देखिए ये ऐसा डिपार्टमेंट है, हम लोग आपको बिना पैसे के नहीं देंगे। और उस वक़्त सवाल था 20,000 रुपीज़ का। दे डिमांडेड 20,000 रुपीज़ इन 1988 कि हम आपको अलॉट कर देते हैं। बिग अमाउंट इन दोज डेज। बिग अमाउंट, लेकिन नॉट बिग। तो कि कईयों ने हमें कहा सुविधा शुल्क, इसको सुविधा शुल्क कहते हैं लोग, कि सुविधा शुल्क आप दे दो, इतना शानदार आपको जगह मिल रही है, नहीं तो ये देंगे नहीं।
तो हमने कहा भाई हम तो पैसा देते नहीं, हम तो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी हो जाए हम तो पैसा नहीं देते। फिर हम राष्ट्रपति के पास गए। ओके। हाँ, राष्ट्रपति जी से हमने लिखवाया कि इनको लैंड दे दी जाए, डीडीओ को बाकायदा ऑफिशियली लिखवा दिया। वो लिख दिया उन्होंने लिख संस्था के दिया, वो लिए? हमें जानते थे, अब मुझे नाम नहीं याद है जी। तो उन्होंने लिखवा दिया। अब जी आ गया डीडीए के पास, अब उनको देना ही था। लेफ्टिनेंट गवर्नर चेयरपर्सन ने भी लिख दिया प्लीज़ अलॉट। अब वो सोचें क्या करें। तो अब मैं आपको बताता हूँ हमें नुकसान हुआ। अच्छा वो क्या हुआ कि सारे प्लॉट 1000 मीटर्स के थे। जी। अजीत कौर का एडजॉइनिंग था, वो भी 1000। अब तो सारी वहाँ बिल्डिंगें बनी हुई हैं। जी। तो उन्होंने क्या किया कि 2 के 3 बना लिए, 666 मीटर के 3 प्लॉट बना लिए, और हमें विदाउट एनी ब्राइब 666 मीटर का दे दिया। हम फिर भी खुश थे, हमें तो 500 चाहिए था। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि लेंथ वाइज हमारा प्लॉट बाकियों जितना ही है, लेकिन विड्थ वाइज जो उसका फ्रंट बनता है वो 1/3 कम है। फिर उन्होंने बाकी 2 जो थे उनसे रिश्वत ले ली, उनको रिश्वत मिल गई। हम ऐसे उन्होंने यहाँ तक वो गए कहने का, वहाँ भी अभी कोई है कंपनियाँ हैं कुछ। तो इस प्रकार से हमें प्लॉट अलॉट हुआ। तो थोड़ा सा तो भाई साहब नुकसान हुआ यज्ञ का, जगह कम मिली, लेकिन इसी बहाने कितने सारे लोगों से संपर्क हो पाया। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा नुकसान नहीं हुआ। अगर हमें 1000 मीटर मिलता, हमारे को तो हॉल बनाने होते हैं जी। तो हमारा हॉल बड़ा बनता। उसके बाद और भी जितनी हमारी फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ रहने का स्थान बनाना पड़ता है। आपको पता हो कि श्री फोर्ट सेंटर जितने विदेशी आते थे, क्योंकि न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन, चंद्रा बहन के कनेक्शन थे, इंडिया में आते थे माउंट आबू जाने के लिए, तो वहीं ठहरते थे। जी। बहुत बहुत रॉयल एरिया था, और मकान भी बहुत अच्छे आर्किटेक्ट से बनाया गया था, जो बेस्ट था। उसका नाम था चौधरी एंड कंपनी। बड़े अच्छे उसी एरिया में उसी तरह के डिज़ाइन से बनाया गया था, बड़ी मेहनत लगाई गई थी। तो नुकसान तो हुआ, परमानेंट नुकसान है जी। कि हमारा हॉल ही छोटा हो गया, प्रेमिसेस चौड़ाई के सारे छोटे हो गए, जो छोटा हॉल है वो भी छोटा हो गया, जो नीचे बेसमेंट बनती है वो भी छोटी हो गई टोटल। लेकिन हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि रिश्वत दे करके बड़ा लेना मीन्स के फाउंडेशन निकलता। यद्यपि खुद एलजी कहते थे कि ऐसा डिपार्टमेंट है ये आपको बिना पैसे के देगा ही नहीं, खुद कहते थे। मैं इसका चेयरमैन हूँ, और वही हुआ। लेकिन क्योंकि हमने राष्ट्रपति जी से लिखवा दिया तो दे तो दिया उन्होंने, लेकिन ऐसे काट करके, और अपना पैसा लेना नहीं छोड़ा, बाकी 2 से उन्होंने ले लिया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ श्री फोर्ट सेंटर की सेवाएं और खूबियाँ। क्योंकि वो पहले हम किसी भी वीआईपी को बुलाते थे तो हमारे सेंटर्स कहाँ थे, जैसे सबसे बड़ा पांडा भवन करोल बाग में था जी। तो वो भी एक ऐसा एरिया है कि रश होता है, भीड़ भाड़ होती है, जाना नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि ये सेंटर इनसाइड है, मेन रोड जो है उससे, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल एरिया में उसने 16 बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं, इनवर्ड्स हैं, तो अंदर उसके साथ पार्क है। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जगह, जैसे आपने कहा था, श्री फोर्ट ऑडिटोरियम, जो आज भी दिल्ली का प्रेस्टिजियस ऑडिटोरियम है नेक्स्ट टू विज्ञान भवन। जी। विज्ञान भवन तो बिल्कुल सरकारी है, उसमें सीटें भी 1000 हैं, और इसमें सीटें भी 2300 हैं। और ये इतना मशहूर है, इसमें गवर्नमेंट के भी फंक्शन होते हैं, राष्ट्रपति जी भी आते हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनली नोन है। अगर न्यू दिल्ली में किसी ने कोई प्रोग्राम करना हो तो श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में करता है। तो हमें वो जैसे पड़ोसी के तौर पे मिल गया। और श्री फोर्ट ऑडिटोरियम की जो पार्किंग लॉट है वो भी बहुत बड़ी है, और वो हमारे सेंटर के बिल्कुल साथ लगती है। तो हमें कोई बहुत बड़ा पब्लिक फंक्शन करना हो तो हम पार्किंग लॉट में भी कर लेते हैं, ये भी हमें फ़ायदा रहा। और शायद हमने इस पीरियड में कम से कम 30-40 फुल फ्लेजेड प्रोग्राम्स श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में किए, और उसमें बड़े बड़े प्रेसिडेंट से लेकर, और फॉरेनर एक थे, गियाना के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर,
वो भी उसमें आए थे। अनेक यूनाइटेड नेशंस के चीफ आते रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम वहाँ होते रहे हैं। तो ये भी हमें जैसे एक हॉल मिल गया, अपने उसके साथ हॉल मिल गया, नहीं तो इतना बड़ा हॉल हम खुद बनाते तो क्या होता। इस प्रकार से मान ली कि बाबा ने हर स्टेप पे हमारी मदद करके श्री फोर्ट ऑडिटोरियम दिलाया। तो भाई साहब, वैसे श्री फोर्ट ऑडिटोरियम जो सेंटर है हमारा, हाँ। हम जानते हैं, जैसे आपने कहा कि वहाँ पे जो बीज है वो बहुत धारणा वाला है, समर्पित है, और उससे वीआईपी सेवा भी बहुत होती है। यहाँ तक कि जो टीचर्स बहनें समर्पित होती थी, उनकी ट्रेनिंग के बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए भी वो वहीं पे रहती थी। और मैं आपको बताऊं, आपने ठीक कहा कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वहाँ दी जाती थी। और पहली बार दिल्ली दूरदर्शन ने ब्रह्मा कुमारी का जो प्रोग्राम टेलीकास्ट किया था वो उस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का ही था। ओके। हाँ, एक मिस्टर पहाड़ी होते थे जी। दिल्ली दूरदर्शन में, वो इंचार्ज थे प्रोग्राम्स के। तो हम उनके पास गए, हमने कहा आप अन्य अन्य प्रोग्राम तो दिखाते ही हैं, ये एक बैच ऑफ टीचर्स, यंग टीचर्स आया हुआ है और वो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्या आप उनको दिखाएंगे? तो उन्होंने बाकायदा तौर पे टीम भेजी जी। और उन्होंने उसको ऐसे ढंग से दिखाया है, अगर आप वो वीडियो देखें कि जैसे बहुत बड़ा क्राउड है, उनको आर्ट आता है ना, कैमरा कैसे डालना है, वो टीचर्स का निकल रहा है, उनका इंटरेक्शन हो रहा है, वो सारा उन्होंने दिखाया था। तो ये भी बहुत बढ़िया सेवाएं, बहुत लैंडमार्क सेवाओं के निमित्त बनता है वो और सेंटर। देखिए विदेशी भी जो हैं, विदेशी भाई बहन अगर यहाँ तो हमारे ब्रह्मा कुमार की तरह वो आते हैं। अब हम पांडव भवन में पहले आते थे तो हम उनको हॉल में 10-10 को सुला देते थे, वो सो जाते थे क्योंकि बाबा के घर आए हैं। लेकिन हमने विदेशों में जाके देखा, वो तो बड़े बड़े ऑफिसर थे, बड़ी बड़ी कारें रखते थे, उनके बड़े बड़े बंगले थे। तब मैंने हैरान हुआ हम इनको यहाँ कैसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि हम तो जानते नहीं थे वो कौन है। तो वो तो आ जाते थे हम्बल होकर के, एक एक टॉयलेट में 6-6 जने स्नान करवाते थे। तो ये श्री फोर्ट सेंटर जो था बहुत अलग था। इसमें मास्टर ड्राइंग रूम थे, इस तरह से बड़े बड़े स्वीट्स थे, अलग कमरे भी थे, डॉर्मेटरीज भी थी। ये बेसमेंट 1, 2, 4 मंजिला है, उससे ज़्यादा तो बनाने ही नहीं देती गवर्नमेंट। ऊपर छत भी थी। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली विदेशियों की इतनी अच्छी सेवा हुई क्योंकि उनके स्टैंडर्ड का स्थान था। माउंट आबू जाने से पहले उनको रुकना ही पड़ता था फ्लाइट पकड़ने के लिए। तो वो सारा प्रबंध, और वहाँ के सेवाधारी भी बहुत अच्छे थे, बहुत ही डेडिकेटेड थे। तो मैंने देखा जो दादा गोपाल थे, जितना लिटरेचर वो बांटते थे कोई नहीं बांटता था। यानी हर हमारे पांडव भवन में लिटरेचर का स्टॉक था, हर चौथे 5वें दिन आ जाते थे और लिटरेचर लेने, और वो बांटते ही रहते थे। और अभी भी लोग उनको याद करते हैं। और इसी प्रकार से न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन पहले तो वहीं रहती थी ना जी। तो उनका भी प्रभाव था, जो जाके अमेरिका में यूएन का मेंबर संस्था को बना सकती है, सारे अमेरिका इसको कंट्रोल करती है। तो पावरफुल आत्मा थी, दिल्ली की पड़ी हुई थी वो, तो उसका भी बहुत प्रभाव था। तो उस एरिया में, वरना अगर वो सेंटर ना हो तो इस एरिया के शायद 2 व्यक्ति भी हमारे सेंटर पर ना आए, क्योंकि उनको उसी तरह का चाहिए, इंग्लिश नोइंग पीपल। शांति बहन ने, मुझे पता है, मेहनत कर करके अनेक प्रोग्राम रख के, मीडिया पर्सन को इनवाइट करके, हर प्रकार। और श्री फोर्ट में, श्री फोर्ट ऑडिटोरियम को दादी जानकी एक बार आई थी तो कहती है ये तो इतना बढ़िया है, इसको सारे साल के लिए बुक करा लो। इतना शानदार वो ऑडिटोरियम है। और फिर उसमें हम लोगों को भोजन भी देते थे, अलग वो लगा करके। ऑडिटोरियम में तो अलाउड नहीं है खाना पीना। तो अनेक प्रोग्राम वहाँ हुए। एक जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, एक था कल्चर ऑफ पीस प्रोग्राम जी। कल्चर ऑफ पीस प्रोग्राम जो था यूनाइटेड नेशन के साथ मिलके हमने किया था। और उसमें एक शबाना आज़मी एक्ट्रेस है, वो उसकी एम्बेसडर थी इंडिया की, वैसे ही उसने उसका उद्घाटन किया था। वो भी वहाँ पर ही हुआ था। इंटरफेथ प्रोग्राम्स, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी ने, प्रणब मुखर्जी ने इंटरफेथ अपने भवन में रखा था, ब्रह्मा कुमारीज का। और उसमें
जितने दिल्ली के इंटरफेथ लीडर्स हैं, वो भाई के हैं, बहुत सारे हैं, जुडाइज़म के हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, वो सब राष्ट्रपति ने अपने भवन में बुलाए थे और लेक्चर किया था कि एक धार्मिक व्यक्ति किसी के घर आ जाता है तो कितना भाग्यशाली समझता है, और मेरे राष्ट्रपति भवन में तो इतने आए हैं। उसके बाद उसका हमने फिर पब्लिक फंक्शन श्री फोर्ट में रखा था, उसके बाद ही वो बड़े, ताकि ज़्यादा पब्लिक आ सके। राष्ट्रपति भवन में सिर्फ हमें 50 आउटसाइडर अलाउड होते हैं उनके दीवान हॉल में, तो वो तो सिलेक्टेड लोग आते हैं। फिर उनका ही प्रोग्राम हमने श्री फोर्ट में रखा था। ऐसे अनेक प्रोग्राम हमने श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में रखे। विदेशियों का अब से लेकर पिछले 3 साल से हम एक इंटरनेशनल विदेशियों का प्रोग्राम दिल्ली में रखते रहे। वो विदेशी भिन्न भिन्न देशों से आते थे, रहते वो ORC में थे, लेकिन उनका पब्लिक प्रोग्राम श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में होता था या फिर इंदिरा गांधी स्टेडियम में होता था। तो वो इस तरह से बहुत अच्छी सेवा इसके द्वारा होती रही। बहुत अच्छा भाई साहब आपने बताया। एक चीज़ मैं आपसे इसमें लास्ट में पूछना ज़रूर चाहूँगी, जैसे आपने बताया कि बाप दादा ने कितनी आत्माओं को उसके निमित्त बनाया, अजीत कौर, चीफ सेक्रेटरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर अग्रवाल जी और फाइनली प्रेसिडेंट भी। लेकिन कई बार मन में प्रश्न उठता है कि बाबा ने इतनी मदद तो दी बाप दादा ने, लेकिन फिर भी हमें ज़मीन कम मिली। कई बार बच्चों के मन में संशय आता है कि अगर भगवान है तो पूरी मदद क्यों नहीं दिया। तो क्या ये भी तरीका बाबा की मदद का हमें अप्रिशिएट तो करना ही चाहिए? नहीं, इसमें क्या रहस्य है? मैंने आपको बताऊं, मैंने पहले आपको बताया कि हमारी ओरिजिनल एप्लीकेशन थी 500 मीटर की। आप सोचिए उस एरिया में 500 मीटर का बंगला बनाना मैंने रखता है, उसके लिए पैसा चाहिए, बहुत पॉश एरिया है जी। अच्छा, तो हमने तो 500 मीटर की इच्छा रखी थी। अब जब ये पता लग गया कि यहाँ 1-1 हज़ार के ही प्लॉट हैं, सकेत में भी हमें 500 ही दे रहे थे क्योंकि हमारी डिमांड ही 500 की थी जी। तो ये क्योंकि बड़ा एरिया था और प्लॉट ही 1-1 हज़ार के, तो हमने एप्लीकेशन चेंज करके 1 हज़ार किया था। अब 1 हज़ार की बजाय अगर 1000 का मिलता शायद हम अफोर्ड ही नहीं कर पाते। ये तो 666 हो गया, तो 500 से 666 ज़्यादा ही मिला ना। ऐसे नहीं कि बाबा ने हमारी इच्छा पूर्ण नहीं की, हमारी इच्छा से ओवर दिलवाया। बाकी ये है अगर 1 हज़ार का मिल जाता तो हम और बड़ा बना लेते जोड़कर, लेकिन उसमें ये रिश्वत मामला था, तो बाबा ये भी देखता कि मेरे बच्चे स्थान के लिए अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हमें बहुत लोगों ने कहा आप दे दो, क्या है आपको बड़ा प्लॉट मिल जाएगा, पर असूल था इसलिए हमने नहीं दिया। ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि श्री फोर्ट सेंटर के द्वारा आसपास 5-6 स्थानों पर सेंटर चलते हैं। एक डिफेंस, सारे एरिया बहुत बढ़िया है, ग्रेटर कैलाश में चलता है, डिफेंस कॉलोनी में भी चलता है, लाजपत नगर में भी चलता है, कई जगह चलते हैं। तो इससे तो फ़ायदा तो बहुत होता है ना। वो लोग भी सारे एक दिन हफ्ते में श्री फोर्ट आते हैं जी, भोग के दिन। इसमें फिर भाई साहब यही कहेंगे कि बाप दादा ने कहीं ना कहीं हमें मदद ही दी, बल्कि उसने हमें मदद की, जो यज्ञ के प्रिंसिपल्स हैं उसको उसमें हम टिके रहें, और लालच में आकर थोड़ा पैसा देकर, जगह क्या चीज़ है, जगह तो ईंट पत्थर का ही है ना। क्वेश्चन तो ये होता है उस स्थान से होता क्या है। एक तो जगह बाबा ने ऐसी जगह दिलवा दी जहाँ मिलना पॉसिबल ही नहीं था। ब्रह्मा कुमारी का इतना बड़ा हाई स्टैंडर्ड का स्थान मिल जाए उस एरिया में जी। अच्छा, उससे हमारी प्रेस्टीज बढ़ी, साथ 15 और इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत उसका फ़ायदा हुआ, अनगिनत फ़ायदा हुआ। वहाँ के जो स्टूडेंट निकले वो भी उसी एरिया के निकले, और वहाँ जो आने वाले थे वो भी उसी प्रकार। लेकिन इसमें बाबा ने हमें बचाया कि देखिए अब थोड़ी सी जगह के लिए मैंने आपको जितनी चाहिए तो उससे ज़्यादा दिलवा दी, 500 की जगह 666 दिलवा दी। अब आप 1000 के पीछे जाएंगे तो इसमें आपका लोभ झलकेगा, वो नहीं करने दिया जी। बहुत सुंदर भाई साहब। तो इससे हमें ये जानने को मिलता है कि बाबा बच्चों की सारी यथार्थ शुभ आश पूरी करते हैं। और यथार्थ आश के लिए हम बाबा की मदद के लिए सीख करेंगे तो कहीं ना कहीं वो बाबा हमें मिलेगी नहीं, बाबा होने नहीं देगा जी।
तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग आज हमने जाना कि कैसे बाबा हमारी शुभ आश भी पूरी करते हैं और कहीं ना कहीं उस शुभ आश के अंदर जो बाबा की मदद का बीज पड़ता है उससे आगे चल के भले ही छोटे रूप से शुरुआत हो लेकिन उससे सेवाएं कितनी विशाल होती हैं, आज हमने ये भी जाना। तो बाप दादा की मदद ऐसे ही हमें मिलती रही है और ऐसे ही कुछ और किस्से आपके सामने लेकर के हम आते रहेंगे। आज के इस रोचक किस्से के लिए, इस बाप दादा की मदद की मीठी याद को तरोताज़ा करने के लिए भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई साहब। ओम शांति।